नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू रीड क्लास 8 SST, and in SST today we will read civics. My dear students, in civics, as you know that there are 5 units and every units have 2 chapter. So you have to read 10 chapter. We have read in civics chapter first, the constitution, where we read what is the importance of constitution and what is the role of constitution in the country. Second chapter, that is secularism. If you have remembered my previous class, then I have already discussed about the meaning of secularism. Secularism, it means everyone, every religion is equal before law. Every religion is similar for the state. No one religion by favored by the state. It is clear cut information that state cannot favored any one religion in the secularism form of the government. जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय संविधान की जो फंडामेंटल राइट्स थी, फंडामेंटल राइट्स में एक व्यवस्था की गई थी। ये फंडामेंटल राइट्स राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं। राज्य की पावर जो राज्य कहीं अपने पावर को शक्ति को कॉमन पीपल के ऊपर ओवर रूल न कर दे, इससे संविधान हमें बचाता है। इसके लिए संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दी है और इसी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में हमें एक राइट्स दिया हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम सभी देशवासी अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें हमारे धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सभी को समान अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14, इट इज़ क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस given by constitution to the government that you cannot discriminate behalf of the gender, behalf of the caste, behalf of the class, behalf of the religion, behalf of the sect. So भारतीय संविधान सभी के धार्मिक विश्वासों, तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है और सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखा है। धर्म अलग और राज्य की शक्ति अलग। धर्म को राज्य से अलग रखने की जो ये जो अवधारणा था, कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट ही सेकुलरिज्म का बेस है, आधार है। यह अवधारणा ही धर्मनिरपेक्षता है। ये जो सोच है, इसी को हम सेकुलरिज्म कहते हैं। राज्य धर्म से पूरी तरीके से अलग रहेगा। राज्य किसी भी धर्म को न प्रश्रय देगा, न ही प्रमोट करेगा, बल्कि सारे धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। व्हाट इज सेकुलरिज्म और व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? लेट अस सी, आइए देखते हैं। कहता है क्या है भारतीय ये धर्मनिरपेक्षता, धर्म के प्रति निरपेक्ष भावना
आपका बुक क्या कहता है? इवन आई हैव डिस्कस दिस पैराग्राफ इन माई प्रीवियस वीडियो, बट टुडे आई विल अगेन फोकस द मेन थीम ऑफ द सेकुलरिज्म. वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कॉमन पीपल. प्यारे बच्चों, आपको भी इसको समझना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता क्या है. सभी के धर्म को समान रूप से देखना, अपने धर्म की अकारण बड़ाई और दूसरे के धर्म की अकारण निंदा नहीं करना चाहिए. सेकुलरिज्म यही सिखाता है हमें. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म. कहता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली a secular state can realize its objectives to ensure the followings: that one religious community does not dominate another, that some members do not dominate other members of the same of the religious community, and third, the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom for individuals. First, what is secularism से देखिए. तो कहता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट दैट द इंडियन स्टेट भी सेकुलरिज्म. सेकुलर, भारतीय संविधान में ये कहा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि भारतीय जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा. भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में रहेगा. हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रखता है. संविधान की अवधारणा के अंतर्गत रहते हुए हमारा देश इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि किस तरीके से हमें धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन करना है. कहता है कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा न सके, डोमिनेट न कर सके. दूसरा कहता है इन बातों का राज्य ख्याल रखता है कि इस तरह की भावनाएं, इस तरह के कार्य या इस तरह की कोई घटना देश के अंदर न हो कि कोई भी एक वर्ग, एक धर्म, एक जाति के लोग दूसरे वर्ग के, धर्म के, जाति के लोगों को दबा ना सकें. कहता है कुछ लोग, दूसरा क्या पॉइंट करता है दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं. और थर्ड कहता है कि राज्य न तो किसी धर्म को किसी के ऊपर थोपेगा और न ही लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर हस्तक्षेप करेगा, इंटरफेयर करेगा. तीनों कंडीशन में राज्य इस बात का ख्याल रखता है कि न तो वो किसी के धर्म को अकारण उसकी बड़ाई करेगा या उसे प्रमोट करेगा या उसे डिस्टर्ब करेगा. इस तरह की क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी गई है कि राज्य इस तरह से नहीं करेगा. तो धर्मनिरपेक्षता की ये जो बात है, इसमें ये बात क्लियर है कि राज्य क्या कर रहा है, राज्य को किस बात का ख्याल रखना है. राज्य को बनाए रखने के लिए, एकता को सुरक्षित रखने के लिए राज्य इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखता है. यहाँ पे आप स्पीक में छोटे छोटे कार्टून के रूप में देख रहे होंगे. यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई. भारत में ऐसे बहुत सारे धर्म हैं, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट. तो धार्मिक रूप से तमाम धार्मिक संप्रदाय भारत में निवास कर रहे हैं और इनकी सुरक्षा का पूरा दायित्व संविधान के ऊपर है और संविधान में व्याख्यायित इस सेकुलरिज्म के ऊपर कॉन्सेप्ट पे है. कहते हैं द इंडियन स्टेट वर्क इन द वेरियस वे टू प्रिवेंट
the above dominant. First, it used the strategy to distancing itself from religion. The Indian state is not ruled by the religious group, and nor does it support any one religion. In India, government space like law, court, police, station, government, school and offices are not supposed to display or promote any one religion. ऑथर आपको क्लियरली बताना चाहता है, कहता है कि इस तरीके की बर्ताव को, व्यवहार को रोकने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए कृत संकल्प है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका विशेष ख्याल रखता है। कहता है कि जो इस तरह का दबदबा है उसको रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करते हैं। पहला तरीका यह है कि वो खुद को धर्म से दूर रखे। राज्य उसको अपने को दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। ऐसा नहीं है कि आप थाने में, सरकारी ऑफिसेज में किस तरीके की धार्मिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। भारतीय संविधान सेकुलरिज्म के थ्रू इन सारी चीज़ों को रोकता है। हियर अ कार्टून, आई हैव आल्सो डिस्कस दिस कार्टून इन योर प्रीवियस क्लास। मैंने आपको यहाँ बताया था कि एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है। गवर्नमेंट हाई स्कूल में बच्चे एक धार्मिक उत्सव मनाना चाहते हैं। धार्मिक उत्सव को टीचर मनाने से मना करते हैं। बच्चे आश्चर्यचकित होते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ये त्यौहार स्कूल में क्यों नहीं मना सकते। तो टीचर कहते हैं कि ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी धार्मिक उत्सव को मनाना सेकुलरिज्म के थ्रू गलत है। क्योंकि हम सभी धर्मों को समान मानते हैं, इसलिए हम किसी एक धर्म के धार्मिक उत्सव को स्कूल में नहीं मना सकते। स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं और इस तरह से हम इस धार्मिक स्कूल को यहाँ में नहीं मना सकते। ये त्यौहार आप घर पे मना सकते हैं। इस बातों को समझाते हुए मास्टर साहब बच्चों को समझाते हैं, टीचर्स ये बातें बच्चों को समझाते हैं और फिर बच्चे इन चीज़ों को आसानी से समझ जाते हैं। वी हैव डिस्कस दिस कार्टून एंड वन मोर कार्टून आल्सो वेयर वी डिस्कस दैट। हमने यहाँ देखा कि दो व्यक्ति हैं। वी हैव सीन द टू पीपल्स, टू मैन, वन सिख who put it on pagadi, turban, and second the persons who wear an helmet. दोनों के बीच आपसी लड़ाई। हेलमेट पहने हुए व्यक्ति कहता है कि मेरा हेलमेट मैं पहनूंगा, सिख कहता है मैं पगड़ी लगाऊंगा। दोनों में इस बात पे विवाद होता है। A group of friends who have recently bought a scooter are meeting to go for a ride together. Hey, I hope you have a helmet. You know the law in Delhi requires that you wear on. Why are not you wearing a helmet? Do you want to be fined? Don't worry, I will not be fined. Hey Paramjeet, why want you not fined? For Sikh, wearing a pagadi is a very important part of our religion. The government cannot force me to wear helmet. ये सेंटेंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पे परमजीत अपने दोस्त से कहता है, इन द एबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर ए हेलमेट. दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज द wearing पगड़ी अर्बन इज सेंट्रल टू ए सिख रिलीजन practices, and in order to interest with this allow exception in the law. The third way in which Indian secularism worked to prevent the domination listed earlier, through the strategy of the intervention you read earlier in the chapter about untouchability. This is good example where member of the same religion, upper caste
Hindu dominated other member, some lower caste within it, in order to prevent this religious based exclusion of the discrimination of the lower caste. The Indian Constitution bans untouchability. In the instance the state is intervening in the religion in order to in a social practices that believe, that discriminate and excluded, and that violated the fundamental rights of the lower caste who are citizens of the country. Similarly, to ensure that law relating the equal inheritance right are the respected, the state may have to intervene in the religion based the personal law of the communities. अगर आपको दो चीज़ें, पहली बात कि हमने परमजीत की स्टोरी पढ़ी। परमजीत का दोस्त कहता है एक नया स्कूटर खरीदे और फिर वो दोनों राइड करने निकलते हैं। तो उसका दोस्त हेलमेट लगाए हुए हैं और परमजीत पगड़ी लगाए हुए हैं। उसका दोस्त कहता है कि तुम भी हेलमेट लगाओ, नहीं तो तुम्हें ट्रैफिक पुलिस फाइन चार्ज कर देगा। उसका सिख दोस्त कहता है नहीं, पगड़ी हमारे धर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारे ऊपर फाइन वो नहीं करेगा। आप इन चित्र को देखिए, कहता है क्लियर कि इस चित्र में परमजीत हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं, कारण कि भारतीय राज्य भारत को इस बात को मान्यता देते हैं कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। इसलिए धार्मिक आस्था में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इस अध्याय में आप छुआछूत के बारे में भी पढ़ चुके हैं। एक तरह से ये छुआछूत ऊंची जाति के लोग नीची जाति के साथ करते हैं, धर्म के नाम पर उन्हें दबाते हैं। इस तरह की बातें आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। राज्य इस तरह की अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से रोकता है। हम लोगों ने इन सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा अपने पिछले चैप्टर में की थी। अब आइए बात करते हैं कि ये अनटचेबिलिटी क्या है। कहता है शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से थोड़ा अंतर है। मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से ले चलूँगा, आप इन चीज़ों को यहाँ से पढ़िए। कहता है द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ द सपोर्ट the Indian Constitution grant the right to religious communities to set up their own schools and college. It also given them the financially and one non the preferential basis. In what way is Indian secularism different from the other democratic countries? कहता है कि आपने पढ़ा कि किस तरीके से अनटचेबिलिटी को, नीची जातियों के लोगों को फंडामेंटल राइट्स के थ्रू राज्य उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक इक्वल हैं और सभी को समान अधिकार है। इसलिए उनके अधिकारों को बचाना, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू वो उनको मिलना चाहिए। तो कहता है राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को एक स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से यह सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। कहता है यदि धार्मिक स्कूल खोलना है, यदि स्कूल धर्म विशेष का कुछ स्कूल खोलना है अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, तो राज्य उन्हें कभी कभी कुछ प्रश्रय भी देता है, कुछ पैसे भी देता है, लेकिन राज्य सबके लिए नहीं देता ऐसा। तो कहता है कि आर्थिक सहायता भारत तो देता है, लेकिन क्या अन्य देश भी देते हैं? अब यहाँ पे कहता है कि भारतीय जो सेकुलरिज्म है वो दूसरे लोकतांत्रिक देशों के सेकुलरिज्म से किस प्रकार अलग है, भिन्न है, इस पे चर्चा करें। इन व्हाट वे द इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो बात करते हुए कहता है यहाँ पे सम ऑफ द एबव ऑब्जेक्टिव आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड in the constitution of secular democratic countries in other part of the world. For example, the first amendment of the US Constitution prohibited the legislature from the making law respecting and the establishment of the religion or that prohibit the free exercise of religion.
what is meant by the world establishment is that the legislator cannot declare any religion as the official religion, nor can they give preference to the one religion in the USA. The separation between state and the religion means that neither the state nor religion can interfere in the affair of the another. इस पैराग्राफ को ध्यान से समझिए. You have to consider this paragraph. Here you have find some important information. Like कहता है कि अगर ऊपर दिए गए 3 उद्देश्य जो हस्तक्षेप का था, इंटरफियर का था, जो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू उनका प्रोटेक्शन का था, और जो सभी के प्रति इक्वलिटी की थी, इन चीज़ों के आधार पर कहता है कि ऊपर दिए गए 3 उद्देश्यों में दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं. अमेरिका के संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके जरिए विधायिका को, लेजिस्लेटिव को कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों. मतलब वो अमेरिकी संविधान ने एक संविधान संशोधन करके विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया जो धार्मिक संस्थानों का फेवर करते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों. इसका मतलब है कि जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, न ही विधायिका किसी को एक धर्म से ज़्यादा प्राथमिकता ही दे सकती है. संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते. लेकिन भारत में ऐसा है नहीं. भारत में राज्य और धर्म अलग होते हुए भी राज्य विशेष परिस्थिति में धर्म को प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है. जैसे माइनॉरिटी के धर्म है, माइनॉरिटी के जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स को चलाने के लिए राज्य कभी कभी पैसे भी देता है, राज्य कभी कभी उन्हें फंडिंग भी करता है, उनकी बिल्डिंग बनाता है. तो इस तरीके से राज्य प्रोटेक्ट करता है. लेकिन अमेरिका में इस तरह के नियम नहीं है. साफ साफ उन्हें इस चीज़ के लिए रोक दिया गया है. अब कहता है देयर इज़ वन सिग्निफिकेंस वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म differ from the dominating understanding of the secularism as the practices in the United States of America. This is because, unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism, the state can intervene in religious affairs. You have read about how the Indian Constitution intervened in the Hindu religious practices in order to abolish untouchability. Indian secularism through the state is not strictly separate from the religion. It does maintain the principles distinctive wise religions. This means that any differences to religion by the state has to be based on its ideal laid out in the constitution. These ideals serve as the standard through the which we can judge whether the state is or not बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेकुलर प्रिंसिपल्स. साफ साफ यहाँ क्लियर कर रहा है. इन चीज़ों को अगर देखिए तो कहता है कि संविधान ने छुआछूत को ख़त्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया, इंटरफियर किया. अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हिंदू धर्म में संविधान ने, स्टेट ने इंटरफियर किया. इंडियन सेकुलरिज्म में राज्य, इंडियन सेकुलरिज्म में state. Here I clarify that when I am saying state it means country. State का मतलब, राज्य का मतलब यहाँ पे देश से है, ना कि state का मतलब राज्य से है. ठीक है. तो फिर कहता है यहाँ पे कि भारतीय जो सेकुलरिज्म है उसको, भारतीय सेकुलरिज्म में जो स्टेट है वो धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म में उसका फासला सैद्धांतिक है. इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है. यह आदर्श व कसौटी, यह आदर्श क्या है तो कहता है आदर्श व कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है.
The Indian state is secular. The work in the various way to prevent religious domination. The Indian Constitution guarantees the fundamental rights that based on these the secular principles. However, this is not say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is the princely because such the violence happen frequently that we need constitutional mechanism of prevent them from the happening. The knowledge that such right exists make us sensitive to their violation and enable us to take action when these violations take place. क्लियर करता है यहाँ पे, कंक्लूड करता है पूरे चीज़ को। ऑथर कहता है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य सेकुलर है। भारतीय देश जो इंडिया है वो क्या है, एक सेकुलर स्टेट है। और कहता है कि धर्म के वर्चस्व को रोकने के लिए, धर्म के ताकत को रोकने के लिए, धर्म के बढ़ावे को रोकने के लिए क्या करता है, ये कई तरीके से भारतीय स्टेट काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है, एश्योर करता है कि यू हैव सम फंडामेंटल राइट्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल्स। सभी को फंडामेंटल राइट्स देता है और कहता है फंडामेंटल राइट्स के थ्रू कि आप सभी क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल बिफोर लॉ। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, सभी लोग अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। कहता है ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ये उल्लंघन की वजह से ही हमारे संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकार के होने का ज्ञान हमें उन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है जब कभी हमारे साथ ऐसा होता है, तो हम इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि कभी व्यक्ति विशेष के साथ इस तरह की घटना होती है, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये संविधान ही है, ये सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट ही है जो आपको अपनी बात कहने की पूरी छूट देता है और उसको फोर्सली कोर्ट के में आप अपनी बात के थ्रू आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रूव भी होते हैं। द नॉलेज दैट सच राइट एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव टू वायलेशंस एंड इनेबल अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशन टेक प्लेस। इस तरह अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हम इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी हमें तब उसी से ही मिलती है। अब यहाँ पे आपके ब्लू ब्रैकेट में एक छोटी सी स्टोरी दी गई, इसको देखिए क्या कहता है स्टोरी। ये कहता है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक ऐसा कानून बनाया गया कि इस कानून में प्रावधान किया गया कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट इस्लामी बुर्का मतलब कर्टेन, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रास जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों का प्रतीक को धारण नहीं करेंगे और धारण करके स्कूल तो कतई नहीं आएंगे। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में 1960 के डिकेड्स में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई और उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश दिया गया। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया। इट मीन्स स्टोरी क्या दिखा रही है, मैं एक बार फिर इसको रीड कर रहा हूँ, वही स्टोरी सेम। कहता है कि फ्रांस में एक बार एक ऐसा कानून पारित कर दिया गया जिसमें किसी भी धार्मिक चिन्ह का प्रयोग करने से मना किया गया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट स्कूल में किसी भी प्रकार के धार्मिक चिन्ह का प्रयोग करके स्कूल नहीं आएगा। ड्रेस कोड का ये उल्लंघन माना जाएगा, ड्रेस कोड को ये वायलेट कर किया माना जाएगा। और फिर जो साथ उसके अप्रवासी थे, जो माइग्रेंट्स थे वहाँ आके रह रहे थे,
जो इमिग्रेंट्स थे उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी रेजिस्ट किया, लेकिन गवर्नमेंट ने की नहीं सुनी और ये रूल्स लागू कर दिए गए। कहता है इन फरवरी 2004 फ्रांस पास्ड ए लॉ द बैनिंग स्टूडेंट फ्रॉम द wearing any the conspicuous religious or political sign or symbol such as the Islamic headcraft, the Jewish skull cap, or large Christian crosses. This law has encouraged a lot of resistance from the immigrants who are mainly from the former France colonies of Algeria, Tunisia, and Morocco. In the 1960s, France had faced a shortage of the workers, therefore had provided visa for the immigrants to come and work in the country. The daughters of these immigrants often wear the head cover while attending school. However, with the passing of this new law, they have been expelled from their school for wearing hands cover. कह रहा है कि जब ये विवाद उत्पन्न हुआ फ्रांस में, जब कानून 2004 में पारित किया, तो जो फ्रांस की कॉलोनी थी, जो बाहर से आके लोग वहाँ बसे थे, ट्यूनीसिया से, अल्जीरिया से, मोरक्को से, जो स्पेशली इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते थे, तो उनकी लड़कियाँ जब स्कूल जाती थी तो सर पे कर्टेन लगा के या ये कपड़े डाल के जाती थी। ये चीज़ें फ्रांस के रूल के अगेंस्ट था और ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया ड्रेस कोड को फॉलो ना करने के कारण। तो इट इज़ आल्सो द फॉर्म ऑफ द सेकुलरिज्म। वहाँ पे सेकुलरिज्म को शो कर रहा है, यहाँ पे इस चीज़ को बताने का प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से सेकुलरिज्म यहाँ चल रही थी। इस तरीके से आपका चैप्टर ख़त्म है। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए और जहाँ भी आपको डाउट होती है ऑनलाइन क्लास में इससे बात करिए। आप की एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि आप एक डाटा तैयार करिए इंडिया और अपने स्टेट दोनों का। आप जिस भी स्टेट में रहते हो और आप अपने नेशन इंडिया का कि कितने परसेंट हिंदू, कितने परसेंट मुस्लिम्स, कितने परसेंट सिख, कितने परसेंट जैन, कितने परसेंट पारसी ये रह रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंग, उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनकी फैसिलिटी और उनके कंट्रीब्यूशन को लिखिए। ये आपकी एक्टिविटी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, ढेरों बात करेंगे। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।